नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। जहां लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज शाम को थम जाएगा। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग की ओर से चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होने हैं वहां चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले शाम 4 बजे यानी 4 बजे से 6 बजे के बीच अलग अलग समय पर समाप्त हो जाएंगे। यानी कि अब कुछ ही देर में ये समय समाप्त होने वाला है। बुधवार शाम से सार्वजनिक सभा या जुलूस जैसे कई कार्यक्रमों पर रोक लग जाएगी। पहले चरण में जिन 21 राज्यों में वोट डाले जाएंगे, इनमें अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी की जिन 8 सीटों पर मतदान होने वाले हैं उनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत शामिल है। तो हमारे साथ इसी खबर पर बातचीत करने के लिए और अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारे साथ फर्रुखाबाद से रॉबिन जुड़े हुए हैं, झांसी से हेमंत हैं, अमेठी से विजय हैं और मैनपुरी से जीत कुमार जुड़े हुए हैं। देखिए, पहले चरण का रण जो है वो 19 तारीख को है और उसके लिए प्रचार प्रसार भी आज से थम जाएगा। एक अलग सा माहौल है, चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह है, वोट डालने को लेकर उत्साह है और आज से सारी जनसभाएं भी थम गई। किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है चुनाव को देखते हुए? रॉबिन जी बिल्कुल, मैं बता दूं। देखिए, जिस तरीके से जो चुनावी मौसम में गरमाया हुआ है, उसके साथ ही जो है लगातार जो है बयानबाजी जो है बहुत तेज हुई है और तरीके के जो है पक्ष और विपक्ष की तरफ से जो है कटाक्ष किए गए हैं। आज भी अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है और एक साझा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राहुल गांधी के साथ में। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भाजपा ने जो है पिछले 10 सालों में जो है जैसे जुमलेबाजी की है, जुमलेबाजी से जो है 10 साल जो है लोगों को सिर्फ ठगा गया है। बेरोजगारी जो है पूरी तरीके से हावी रही है। अब बिल्कुल बिल्कुल हेमंत, देखिए, अगर हम आज की रैलियों की बात करें तो बीजेपी के भी कई बड़े दिग्गजों ने रैली की। खुद आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी रणनीति मीडिया के सामने साझा की। लेकिन इन सब की में एक चीज बड़ी जो है उछाल पर है या कहे चर्चा का विषय है, वो बीजेपी के कई नेताओं के बयान को लेकर के। उन्होंने कहा हमें 400 पार इसलिए चाहिए, हम संविधान बदलना चाहते हैं। खुद हालांकि प्रधानमंत्री ने इस बात को सिरे से नकारा। उन्होंने कहा मैं या बीजेपी या खुद बाबा साहेब अगर नीचे आ जाए तो ये संविधान को नहीं बदल सकते। लेकिन विपक्ष कहता है कि इनकी यही चाल है, इनकी यही स्ट्रैटेजी है। जनता के मन में इस बात को डालने की लगातार कोशिश करी जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात बोली आपने सौम्या की इस बार जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है वो अपने इसी नारे के साथ है कि अब की बार 400 पार। वही उनका कहना यह है कि विपक्षी ये चाहते हैं कि वो 400 पार ना जा पाए। भाजपा पूरी तैयारी से है, लेकिन ये जो बयानबाजी हो रही है कहीं ना कहीं चुनाव का माहौल एक जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही हो उसको गरमाने के लिए है। जहां बड़े नेता इन बातों का कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन छोटे नेता हम ये कहें या पार्टी के जो और नेता है वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं जिस पर कहीं ना कहीं भाजपा एक्शन लेती हुई भी नजर आ रही है। बात अगर हम 400 पार की कर ले, जो कि झांसी में जो चुनाव होने हैं सौम्या वो 5वें चरण में होने हैं। अगर हम अभी के माहौल की बात झांसी ललितपुर लोकसभा सीट की करें तो यहाँ पर मौसम की गर्मी तो बढ़ रही है पर चुनाव की गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। वोटर बिल्कुल साइलेंट है, कहीं पर भी प्रत्याशी यहाँ पर वोट मांगते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अपने अपने पार्टी के कार्यों में ही अभी तक संलग्न है। अगर यहाँ पर चूंकि चुनाव जो है अगले महीने 20 तारीख को, यहाँ 20 मई को मतदान होने हैं और 26 अप्रैल से नामांकन होने हैं और मात्र 3 प्रत्याशी यहाँ झांसी ललितपुर सीट से अभी घोषित हुए हैं। इंडिया गठबंधन की हम बात करें तो यहाँ से पूर्व केंद्रीय मंत्री, झांसी के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक प्रदीप जैन आदित्य ने यहाँ से ताल ठोकी है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सांसद जो उनके अनुराग शर्मा है उन पर पुनः विश्वास जताते हुए उनको टिकट दिया है। और बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ जो पूर्व में समाजवादी पार्टी में चले गए थे एडवोकेट राकेश कुशवाहा उर्फ बरुआ, उनको टिकट दिया है। लेकिन कहीं पर भी सरगर्मी दिखाई नहीं दे रही है। भाजपा जरूर कहीं ना कहीं फील्ड में यहाँ दिखाई दे रही है कि 400 पार उनको जाना है। अब देखते हैं कि मौसम की गर्मी के साथ
क्या झांसी, ललितपुर और सीटों पर यहाँ पर भी ये गर्मी बढ़ती है चुनाव की या नहीं? ठीक है, बयानबाजी से गर्मी बढ़ी हुई है। बिल्कुल। देखिए विजय, अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम चर्चा करें, जो कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने, उसमें अमेठी की सीट का भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि ये मैंने अपने पार्टी के नेतृत्व पर छोड़ दिया है, शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ दिया है कि वो मुझे जहां से आदेश देंगे मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। मुझे जहां से बता दिया जाएगा, अगर अमेठी से कहा जाएगा तो मैं अमेठी से भी चुनाव लड़ूंगा, मुझे किसी का डर नहीं है। और लेकिन अभी तक उन्होंने कोई प्रत्याशी कांग्रेस ने नहीं उतारा है अमेठी से। अमेठी की जनता की क्या मांग है? जी तो मैं बिल्कुल बता दूं, अमेठी की बात की जाए तो अमेठी कांग्रेस का गढ़ कहा जाने वाला है अमेठी है, जो कि आज राहुल गांधी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोले हैं कि पार्टी अध्यक्ष जो बोलेंगे वही वही जहां से बोलेंगे वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। और रही बात अमेठी की, तो अमेठी में स्मृति ईरानी चुनाव जीतने के बाद लगातार अमेठी में बनी हुई है। आज फिलहाल आज देख लिया जाए तो गौरीगंज में राम जानकी मंदिर में आज शंख बजा के पूजा अर्चना की है, करने के बाद हुए जगदीशपुर से तलवा जाते हुए जितने राम जानकी मंदिर मिली है वहां जाके दर्शन पूजन कर रही है। उसके बाद जनता से मिल रही है, उनके साथ सैकड़ों समर्थक उनके साथ जुड़े हुए हैं। देखिए बिल्कुल, अमेठी में आपने जैसा बताया और हम भी लगातार तस्वीरों में देखते रहते हैं, स्मृति ईरानी ने वहां अपना घर बनाया, उसमें गृह प्रवेश किया, कलश लेकर के वो अपने घर, तो एक कहीं ना कहीं एक बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आई, जहां अमेठी एक ऐसी जगह थी जहां उस जनता ने हमेशा से गांधी परिवार को सराखों पर रखा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद गांधी परिवार या कांग्रेस का कोई भी नेता वहां पर झांकने भी नहीं आया, ना अमेठी का विकास उस तरह से हुआ जिस तरीके से अमेठी को देखना चाहिए था या उसका विकास होना चाहिए था। लेकिन स्मृति ईरानी के आने के बाद लोगों के मन में एक आस जगी है। लेकिन कहते हैं ना कि कोर वोटर होता है, पुराना वोटर होता है। कांग्रेस का पुराना वोटर आज भी देश में मौजूद है, उत्तर प्रदेश में मौजूद है। भले ही कांग्रेस पूरी तरीके से जीरो पर आ गई हो यूपी के अंदर, लेकिन अमेठी में भी वो कोर वोटर कहीं ना कहीं होगा। क्या वो भी अब डगमगाता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें सब आस लगाए बैठे हुए हैं कि कांग्रेस, क्योंकि अमेठी का गढ़ कहा जाने वाला कांग्रेस है, क्योंकि यहाँ राहुल गांधी ना तो आए, लेकिन 26 तारीख के बाद चुनाव के बाद ये लग रहा कांग्रेसियों का ये वहाँ 26 तारीख के बाद यहाँ आएंगे। आने के बाद यहाँ या राहुल गांधी लड़ते हैं या प्रियंका लड़ते हैं, ये तो पार्टी तय करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेसी आस लगाए बैठे हैं कि कोई ना कोई यहाँ से चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल, देखिए अगर अभी तक नाम सामने नहीं आया है कांग्रेस की तरफ से किसी भी कैंडिडेट का, इससे जनता के मन में क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या और स्मृति ईरानी इस वजह से मजबूत होती जा रही हैं, उनको और वक्त मिल रहा है जनता के बीच में जाने का, अपनी पैठ बढ़ाने का? जी बिल्कुल, तो मैं आपको बता दें कि स्मृति ईरानी लगातार जनता के बीच बनी हुई है। नवरात्र पहले नवरात्र से आज लास्ट नवरात्र है, नवमी है, नवमी तक अभी तक अमेठी में जनता के बीच बनी हुई है। कहीं यादवों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, कहीं मुस्लिमों के साथ मीटिंग कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि स्मृति ईरानी अपने जीत को और ज्यादा काबिज करने के लिए जनता के बीच बनी हुई है। बिल्कुल, जीत देखिए मैनपुरी में हमने देखा कि डिंपल यादव ने अपना चुनाव नामांकन भरा, लाओ लश्कर के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन किया, पूरा परिवार उनके साथ था। और अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि मैनपुरी सपा का गढ़ है, चाहे वो मुलायम सिंह यादव वहां से जीते हो हमेशा से, या डिंपल यादव का वर्चस्व रहा हो, या किसी भी सपा के कैंडिडेट का, वहां से कोई ना कोई उस परिवार का मौजूद रहा है। तो कहीं ना कहीं मजबूत किला है जिसको भेदने की कोशिश बीजेपी इस बार पूरी तरीके से कर रही है। एक बड़ा चेहरा वहां से, मंत्री पद का चेहरा वहां से उतारा गया है, और ऐन मौके पर बसपा ने भी एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। कितना असर पड़ रहा है इसका? जी बिल्कुल सौम्या जी, मैं आपको बता दूं कि मैनपुरी से सपा सांसद से डिंपल यादव है, जो जब मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ था तो उपचुनाव हुआ, तो उपचुनाव के दौरान भी जो डिंपल यादव मैनपुरी से उतारी गई थी तो उनकी पूर्ण बहुमत से विजय हुई थी। लगभग 2,85,000 से मतों से वोट जिताया गया था। तो वहीं 1996 से लगातार समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, किला रहा है। यानी कि अभी तक कोई भी प्रत्याशी, जैसे भाजपा ने कई बार प्रत्याशी उतारा है। पिछली बार जब मुलायम सिंह मैनपुरी से सांसद थे तब रघुराज साक्य भी आए थे, उससे उपचुनाव में भी रघुराज साक्य आए थे। उससे पहले जब प्रेम सिंह साक्य को उतारा गया था, तब दूसरी बार जब तेज प्रताप यादव लड़े थे तभी प्रेम सिंह साक्य को हार का सामना करना पड़ रहा था। अब जो लोकसभा चुनाव में जो हो रहा है, तो उस समय अब जो यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं, इस समय ठाकुर जयवीर सिंह मंत्री
और पर्यटन और उत्तर प्रदेश के मंत्री भी हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने दांव खेला है कि पर्यटन मंत्री, एक जयवीर मंत्री जो है वो एक गद्दावर नेता हैं। बिल्कुल, अगर तो कहीं ना मैनपुरी के कहीं समीकरणों की बात की जाए, वहां के जातीय समीकरणों की बात की जाए, तो वहां MY फैक्टर बहुत बड़े स्तर पर काम करता है। एक मुसलमान और एक यादव गढ़ है, इसीलिए कहीं ना कहीं भाजपा पे सपा हमेशा से मजबूती पर दिखाई दी। लेकिन यह भी कहना गलत नहीं होगा, उस हर किले को भेदने का काम भाजपा ने किया है, जो मजबूत खड़ा था कहीं ना कहीं कुछ साल पहले। अब क्योंकि देखिए, आप रामपुर में देख लीजिए, तस्वीरें भाजपा ने बदली। अब मैनपुरी को भेदने का काम करना चाहती है, मैनपुरी को जीतने का काम बीजेपी करना चाहती है। तो क्या अलग किया जा रहा है बीजेपी के कैंडिडेट के द्वारा, जब को जनता के मन में वो बस पाए इसके लिए? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें, यहाँ पर जो ठाकुर जयवीर सिंह मंत्री हैं, उनको भाजपा ने उतारा है, प्रत्याशी बना के उतारा है कि अब यहाँ पर अगर जात वोट का अगर फैक्टर की बात की जाए तो यहाँ पर जो यादव बाहुमल है 4,25,000 है, और तो भाई मुस्लिम लगभग 2.5 लाख है। और अगर साक के मतदाता की बात की जाए तो साक के मतदाता लगभग 2,75,000 है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो साक के मतदाता है वो भी समाजवादी पार्टी में ही जाता है, और जो यादव समाज है पूर्ण तरीके से वो भी समाजवादी पार्टी को ही है। जहां यहाँ पर 4 विधानसभाएं हैं और 1 लोकसभा है, जहां से अगर समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा जीत मिलती है तो जसवंत नगर लोकसभा से इनको सबसे ज्यादा वोट बैंक मिलता है। तो वहीं जब बसपा ने भी एक दांव खेला है, तो वहीं जो बसपा को एक प्रत्याशी पहले गुलशन देव साक्य को घोषित किया था, तो उनकी देर रात उनकी टिकट काटने के बाद शिव प्रसाद यादव को टिकट दी गई है। देखिए, तो वो तुरंत ही वो कैंडिडेट सपा में भी शामिल हो गए, तो कहीं ना कहीं इसका भी थोड़ा बहुत प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें, गुलशन देव की सिर्फ बसपा से जब टिकट काटी गई है, तो वहीं जब कल डिंपल यादव और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव पूरे परिवार के साथ मैनपुरी नामांकन किया गया है, तो वहीं गुलशन देव साक्य को भी उन्हें पट्टा पहनाकर सपा पार्टी में ज्वाइन कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह होगी कि जो साक्य मतदाता था वो कहीं रूठा हुआ था, तो इसलिए बसपा भी असर पड़ेगा और भाजपा भी असर पड़ेगा, क्योंकि भाजपा ने जो भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह हैं वो लगातार डोर टू डोर कैंपिंग कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। तो वहीं तो देखने को असर तो मिलेगा, लेकिन जो सपा सांसद डिंपल यादव है वो यानी कि रोजाना डोर टू डोर कैंपिंग कर रही हैं, जगह जगह जा रही हैं। और जब अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश की कुछ ऐसी सीट हैं जो बहुत हॉट टॉपिक बनी हुई हैं, जिन्हें हम हॉट सीट कहें तो गलत नहीं होगा। उसमें मैनपुरी भी एक ऐसी ही सीट है, क्योंकि मैनपुरी में साख की बात आ गई है, चाहे वो सपा की हो चाहे वो बीजेपी की हो, और उसमें एक तड़के का काम बसपा कर रही है, क्योंकि इस बार बीएसपी ने जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग करते हुए अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है, उससे कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के समीकरणों में उथल पुथल जरूर आएगी। रॉबिन, जिस तरीके से मैं बसपा की रणनीति की बात कर रही हूं, चाहे वो मैनपुरी की बात कर लें, चाहे वो उन्नाव की बात कर लें, चाहे वो अन्य जिलों की बात कर लें, चाहे वो नगीना सीट की बात कर लें, ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स उतारे हैं जहां ब्राह्मण की जरूरत थी वहां ब्राह्मण चेहरों को दिया गया, जहां पर मुसलमानों को देखिए बहुत ज्यादा परसेंटेज में 20% मुसलमान जिस जगह वहां 25% सीट का वितरण अभी तक बीएसपी ने कर दिया है मुसलमानों के लिए, और दलित तो जो वोट बैंक है उसको वापस लाने की तो पूरी कोशिश कर रही है। तो जो एक आरोप हमेशा से बीएसपी के ऊपर लगता रहता है कि बी टीम है बीजेपी की या फ्रेंडली टीम है समाजवादी पार्टी की, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल खारिज करने में मायावती लगी हुई हैं। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके से मायावती ने जो है ट्रम्प कार्ड खेले हैं, बिल्कुल आखिरी जब चुनाव के जब मौके पे था तब तो उन्होंने प्रत्याशी घोषित किए। इसी के साथ फरुखाबाद में भी इन्होंने जो है, जहां एक तरफ शाक्य प्रत्याशी था दूसरी तरफ लोधी प्रत्याशी था, इसी के बीच में जो उन्होंने फरुखाबाद से क्रांति पांडे जो पूर्व छात्र नेता हैं उन्हें जो है यहाँ से प्रत्याशी बना के जो है एक नया ट्रम्प कार्ड खेला है, चुनावी समीकरणों को जो है बदला है। और इसके साथ ही देखा जा रहा है कि जहां तक ये लड़ाई जो है चुनाव की जो दो पक्षीय सब भाजपा और सपा के बीच में देखी जा रही थी, वो लड़ाई जो है त्रिकोणीय बनती नजर आ रही है।
इसी के साथ जो है ये ऐसा ही मामला फर्रुखाबाद सहित जो है उत्तर प्रदेश के अन्य प्रदेशों में भी है, जहां पे समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। उन्होंने जो है इसका ट्रम्प कार्ड खेलते हुए या तो मुस्लिम प्रत्याशी उतारा यहाँ पे, या वहां पे जो है कोई ब्राह्मण प्रत्याशी उतार के जो है कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल समाजवादी बिल्कुल पार्टी बीएसपी ने इस तरीके के कैंडिडेट्स उतारे हैं जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 80 के लक्ष्य को छूने के लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा कर सकती है। वहीं कांग्रेस और सपा के गठबंधन में भी कुछ ना कुछ दिक्कत बीएसपी के इस एक्शन से जरूर आ सकती है। अगर हेमंत देखिए हम झांसी की बात करें, पहला चरण है अब तो 19 तारीख को पहला चरण है। अब जो कुछ होना था पहले चरण के लिए, जितनी कवायद करनी थी, जितनी मेहनत करनी थी, जनता के बीच में लुभावने वादे करने थे, सब कुछ हो चुका। अब दूसरा चरण, तीसरा चरण और बचे हुए चरणों पर हम फोकस कर रहे हैं। झांसी बीजेपी के लिए एक सेफ सीट है, ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन अगर पहले की हम पुराना इतिहास उठा करके देखें तो सपा का भी अच्छा खासा बोलबाला वहां पर था, चाहे वहां की विधानसभा गरोठा से हो। लेकिन जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन हुए वहां पर विधायकों के ऊपर, बड़े बड़े किले भेदने की बात मैं कर रही हूं, आप समझ रहे होंगे मैं किन लोगों की यहां पर चर्चा कर रही हूं। उसके बाद से सपा वहां से थोड़ी बैकफुट जरूर दिखाई दी है। बिल्कुल बात आप सही कह रही हैं कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर एक्शन हुआ है और पूर्व विधायकों की अगर हम बात करें उनके ऊपर अगर एक्शन जो हुआ है उससे कहीं ना कहीं हताश हुए हैं समाजवादी पार्टी के यहाँ जो मौजूदा कार्यकर्ता है, वो कहीं ना कहीं हताश हुए हैं। और ये भी देख सकते हैं कि जो उनमें मौका परस्त जो कार्यकर्ता थे उन्होंने सत्ताधारी दल की तरफ रुख भी कर लिया। इस कारण से यहाँ पर चूंकि यहाँ पूर्व में समाजवादी पार्टी ने झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से सांसद भी दिए हैं, यहाँ की अगर हम विधानसभाओं की बात करें तो यहाँ उनके विधायक भी रहे हैं, लेकिन अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ गए। और इस बार इंडिया गठबंधन में चूंकि ये सीट कांग्रेस की तरफ चली गई है तो सपा और ज्यादा बैकफुट पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। गठबंधन के साथ ही है, लेकिन कहीं वो जो जोश होता था कार्यकर्ताओं में, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ताओं में जो जोश होता था वो कहीं गायब सा हो गया है, खो सा गया है। हालांकि यहाँ के जो बड़े कद्दावर नेता है, जैसे जिनकी हम बात करें कि पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव हुए और भी जो बड़े नेता हैं, वो अभी भी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम यहाँ कर रहे हैं। और बात जब हम नेताओं से करते हैं, कार्यकर्ताओं से करते हैं, वो कहते हैं कि हम गठबंधन का जो वचन दिया गया है, जो उनके सुप्रीमो ने दिया है अखिलेश यादव ने, तो उस गठबंधन के तहत वो पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि गठबंधन के तहत ही चाहे सीट वापस आए, ले वो पूरा अपना जी तोड़ मेहनत यहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मेहनत तो बिल्कुल की जा रही है गठबंधन के नेताओं के द्वारा। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा भी, अखिलेश यादव ने भी तेजी के साथ अपनी बातों को रखा और राहुल गांधी ने भी उनकी बातों में हाँ मिलाया और साथ चुनाव लड़ने का एक कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक बड़ा मैसेज भी दिया कि कांग्रेस और सपा एक साथ है और हमें कोई फर्क नहीं है, हम इंडिया गठबंधन को आप जिताइए और बीजेपी को यहां से निकालिए। अखिलेश यादव ने आज ये भी कहा कि जो 14 में आए थे वो 24 में अच्छी विदाई के साथ बाहर चले जाएंगे। तो इससे साफ तौर पर उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली है, वो विफल होने वाली है। ठीक है, अमेठी की अगर हम फिर से विजय आपकी तरफ आए तो देखिए अमेठी में जब हम पहले चुनाव रैलियां देखते थे उसमें प्रियंका गांधी आती थी और राहुल गांधी आते थे, फूलों की वर्षा हो रही होती थी, एक अलग सा माहौल दिखाई देता था, एक कांग्रेस का गढ़ साफ तौर पर दिखाई देता था कि यहाँ पर कांग्रेस कितनी मजबूत है। अभी हाल ही के दिनों में जब राज्यसभा गई सोनिया गांधी, उन्होंने एक पत्र लिखा, भावुक पत्र लिखा अमेठी की जनता के लिए। तो हमेशा से अमेठी की जनता ने चाहे सोनिया गांधी हो उनको अपनी बहू की तरह स्वीकारा, प्रियंका गांधी हो उनको अपनी बेटी के तौर पर स्वीकारा, राहुल गांधी को अपनी बेटे की तरह स्वीकारा, लेकिन वो अमेठी को शायद कभी स्वीकार नहीं पाए। इस वजह से स्मृति ईरानी वहां पर ज्यादा छा गई। जी सो मैं बिल्कुल आपको बता दें, जहां गांधी परिवार की बात की जा रही है तो कांग्रेस का गढ़ कहा जाने वाला अमेठी था। अमेठी में चाहे राहुल हो, चाहे प्रियंका, चाहे सोनिया, तीनों यहाँ आती थी, तीनों का स्वागत होता था। अमेठी जनता, पूरी जनता अमेठी की इनका स्वागत करती है। लेकिन कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि जब स्मृति ईरानी यहाँ चुनाव मैदान में आई, 2014 में चुनाव में आई, आने के बाद हारने के बाद लगातार 2014 से लेकर 2019 में चुनाव लड़ी, उनको विजय मिली और तब से आज तक लगातार भाजपा के संगठनों के साथ और खुद उनके पदाधिकारी गांव-गांव जाकर जो समस्या जिसको होती है उसका निराकरण कर रही हैं।
अब वही कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का कोई भी अगर पदाधिकारी की बात की जाए तो न तो कहीं मंच पे दिखाई देते हैं, न तो कहीं जनता के बीच दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए कहीं ना कहीं ये मुश्किल है जो पूरे यूपी में बीजेपी को हम देख रहे हैं, जहां ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। जैसे कुछ सीटें हैं, या पीलीभीत सीट की बात कर ले, या रामपुर की बात कर ले, या नगीना सीट की बात कर ले, जहां बीजेपी को थोड़ा सा भी डर है, वहां पर लगातार 3-3, 4-4 रैलियां की गई हैं बड़े बड़े चेहरों के द्वारा। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आके पीलीभीत में कई रैलियां की। तो कहीं ना कहीं एक माहौल, एक समा बांधने की भाजपा ने कोशिश की। लेकिन अगर दूसरी तरफ गठबंधन को देखें तो इसमें थोड़ी सी विफल जरूर दिखाई दी, क्योंकि देर से अपने चुनाव प्रचार को शुरू करना पहले चरण के लिए मुसीबत बन सकता है। लेकिन जिस तरीके से राजपूत नाराज हैं बीजेपी से, उसकी वजह से भी पहला चरण थोड़ा बहुत बीजेपी के लिए लड़खड़ा जरूर सकता है। आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि लोकसभा चुनावों का पहला चरण नजदीक आ चुका है। अब प्रचार प्रसार थम चुका है पहले चरण की सीटों पर। बता दें एक बार फिर से आपको, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में चुनाव होना है। जनता तय करेगी कि उनका सांसद कौन होने वाला है। और बीजेपी कह रही है कि ये सांसदों का चुनाव नहीं है, ये प्रधानमंत्री के चेहरे को देखकर वोट दीजिएगा। वहीं गठबंधन का कहना है कि जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। अब नतीजे तय करेंगे कि कौन आएगा या कौन चला जाएगा। फिलहाल इतना ही। बने रहिए ABC न्यूज के साथ। नमस्कार।